पवन और सोनू दो सगे भाई थे। उनकी माँ ने मरने से पहले पवन को सोनू की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पवन चतुर था और सोनू बहुत ही सीधा था। मेरे बच्चों, मेरा अंत समय आ गया है और मुझे सोनू की चिंता होती है। वो बहुत भोला है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, और ऊपर से वो एक पैर से अपाहिज भी है। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मेरा वक्त अब आ गया है। मैं तेरे अब्बू के पास जा रही हूँ। अब सोनू की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो हमारी जमीन है उसमें खेती बाड़ी करना और अपना जीवन व्यतीत करना, सोनू का ख्याल रखना। ये कहकर सोनू के माँ की मृत्यु हो जाती है। सोनू को बहुत दुख होता है। पवन को अम्मी के जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसे बहुत खुशी भी होती है कि उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और अब वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। अम्मा गई तो गई, मगर अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। इस अपाहिज सोनू को मैं कब तक ढोता रहूंगा? मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बीवी बच्चे होंगे, तो क्या मैं जिंदगी भर इस अपाहिज सोनू को अपने साथ रखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पवन सोच रहा था कि वो सोनू को अपने से दूर कैसे रखे। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोनू को आवाज देता है। देख सोनू, अम्मा तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। अब इतनी बड़ी जमीन है, इसको मैं अकेला कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो खेती करनी भी नहीं आती। मैं भला इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे कर पाऊंगा? ये तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी अम्मा के साथ खेत पर गया भी नहीं था। पूरा दिन तू ही तो उनके साथ खेत पर जाया करता था। माँ मुझे खेती करने ही नहीं देती थी, बस पढ़ाई करने को कहती रहती थी। भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं पूरी जमीन संभाल लूंगा। आप अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए। सोनू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने खेतों की जिम्मेदारी लेकर मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तुम खेत संभालो, मैं पढ़ाई संभालता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अब जमीन की तरफ जाता हूँ। सोनू कड़ी धूप में खेती करता है। वो खेत में चने की दाल और गेहूं उगाता है, जो कि बहुत अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो भागा भागा पवन के पास जाता है। अरे ठहर जा, क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है? ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह भागता हुआ आ रहा है? वैसे तो तू चल भी नहीं पाता, लेकिन अब हवा से बातें कर रहा है तू। भैया, बात ही कुछ ऐसी है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। गेहूं की बालियां कितनी अच्छी हुई हैं। हवा में ऐसे लहरा रही हैं जैसे सोना। चने की दाल और गेहूं बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, क्या बात है? पवन जब खेत में गेहूं और चने की दाल देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अगर ये सोनू यहाँ पर रहेगा तो मुझे इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा चना और गेहूं देकर इसको रफा दफा कर देता हूँ। देख सोनू, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगा? तू अपने हिस्से के चने और गेहूं लेकर अब मेरा पीछा छोड़ दे। भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मी ने आपको और मुझे साथ रहने को कहा था। अम्मा इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए अब तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। पवन सोनू को धक्के मारकर भगा देता है। सोनू परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अनिल वहां आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। सोनू सारी बात अनिल को बता देता है। अनिल उसकी परेशानी देखकर सोनू को उसके साथ अपने घर पर चलने को कहता है। यार, मुझे अपने भैया से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगा? ये मुट्ठी भर गेहूं और चने लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? गलती तो वैसे भाई की भी नहीं है,
मुझ जैसे अपाहिज और मंद बुद्धि को वो अपने साथ भला रखेंगे भी क्यों? तू फिक्र क्यों करता है? तू मंद बुद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है और हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता। अब करूं भी तो मैं क्या करूं? तू फिक्र मत कर, मेरे घर चल। मेरी माँ ने आज अच्छे पकवान बनाए हैं, आजा मैं तुझे खिलाता हूँ। सोनू के बहुत मना करने पर भी अनिल उसे अपने साथ घर ले जाता है और घर ले जाकर दाल पकवान खिलाता है जो सोनू को बहुत पसंद आती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, जी कर रहा बस खाए जाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों न तू इन दाल और गेहूं का इस्तेमाल दाल पकवान बनाने के काम में कर। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है। तू इसकी फिक्र मत कर, उसका बंदोबस्त मैं करा देता हूँ। अनिल सोनू की मदद करता है और उसकी मदद से सोनू दाल पकवान बनाता है, पर वहाँ कोई भी ग्राहक दाल पकवान खाने नहीं आता। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आती है और उससे खाना मांगती है। अम्मा जी, आज ही दुकान शुरू की है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। आप आई हो मेरी पहली ग्राहक, मैं आपको दाल पकवान जरूर खिलाऊंगा। पर बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है, वो है आपकी दुआएं। आप बस अपनी दुआएं दीजिए और ये दाल पकवान खाइए। बुढ़िया दाल पकवान खाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी पोटली में से थोड़ी सी चने की दाल निकालकर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चने की दाल है, इसे मेरी दुआएं समझकर अपने पास रख लो और इसे अपनी दाल में मिला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सोनू फिर से दाल पकवान बनाता है और बुढ़िया के दिए हुए दाने उस दाल पकवान में डाल देता है। जैसे ही दाल बनती है, ग्राहकों की कतार लग जाती है और शाम तक उसकी बहुत आमदनी होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक ही दिन में मुझे कितनी बरकत हो गई है। कल तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने जो उस बुढ़िया को खाना खिलाया था ना, उसके बदले में जो दाल उसने तुम्हें दी थी, ये उसी दाल का असर है। वो दाल के रूप में तुम्हें दुआ देकर गई है, जिससे तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होगी। अब ये दाल पकवान करिश्माई बन चुका है। सोनू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो अपना काम जारी रखता है। दाल पकवान सबको पेट भर खिलाकर जब शाम को दाल पकवान बच जाता है, तो वो उसे उन लोगों में बांटता है जिनके घर उस शाम को चूल्हा न जला हो। वो गरीब लोगों में ये सारे दाल पकवान बांट देता है। अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगती है और वो बेहद अमीर बन जाता है। दमादमपुर गांव में केतन अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। केतन अपने बेटे प्रवीण के साथ समोसे की दुकान चलाया करता था। केतन की समोसे की दुकान के सामने उसके बचपन के दोस्त मुन्ना की कुल्हड़ चाय की दुकान थी। केतन मुन्ना से हमेशा मिलने जाया करता था। क्या हाल है मुन्ना? आज तुमने अपने कुल्हड़ चाय की दुकान बहुत देर से खोली। इसी वजह से मुझे रेखा के हाथ की गंदी चाय पीनी पड़ी। माफ करना केतन भाई साहब, मगर मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसी वजह से मैंने आज दुकान थोड़ी देर से खोली। अरे तो डॉक्टर को दिखाकर दवा ले लो और आज आराम करो, सेहत का ख्याल रखो। जी मैंने दवा ले ली। और आपके दुकान पर आज खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं? कैसे आएंगे? आज प्रणीत अपने दोस्त की शादी में गया है और दुकान पर समोसे वही बनाता है। जब प्रणीत आ जाएगा तब दुकान पर समोसे बनाकर वही बेचेगा। इतने में वहाँ पर प्रणीत आ जाता है। मुन्ना काका, एक चाय दे दीजिए, जल्दी दीजिए, क्योंकि दुकान पर समोसे बनाने जाना है। एक काम करो, तुम जाकर समोसे बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी दुकान पर ही चाय भिजवा दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा।
चलो बेटा, मैं लेकर आता हूँ। प्रणीत के जाने के बाद मुन्ना उनसे कहता है, आपका बेटा बहुत मेहनती है, दिन भर दुकान चलाता है, बहुत मेहनत करता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम चाय दो, मैं लेकर जाऊँ। तुमसे शाम को मिलूंगा, फिर बैठकर गप्पे लगाएंगे। प्रणीत अपने समोसे के दुकान पर दिन रात मेहनत किया करता था। दिन रात समोसे बनाकर उन्हें बेचने का काम किया करता था। लेकिन इस बात से प्रणीत का दोस्त मंगलू उससे बेहद जलता था। प्रणीत के समोसे की दुकान पर बेहद भीड़ रहती थी और मंगलू के मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती थी। बेटा मंगलू, कहाँ हो? ये देखो, प्रणीत ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। जी मैं अभी आया। इसकी क्या जरूरत थी? मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। मंगलू सीधा प्रणीत की दुकान पर जाता है। लगता है दुकान बहुत अच्छी चल रही है। मुफ्त में समोसे बांट रहे हो? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने आज समोसे कुछ ज्यादा बनाए थे तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझकर करते हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारी समोसे की दुकान मेरी मिठाई की दुकान से ज्यादा चलती है, इसीलिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। चुप रहो और अपना काम करो। मंगलू प्रणीत की दुकान में उससे झगड़ा करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाकर एक बगीचे में बैठ जाता है। ये प्रणीत का बच्चा अपने आप को सोचता क्या है? हालांकि समोसे अच्छे बनाता है, मगर मेरी मिठाई भी किसी से कम थोड़े ही है। इसका कुछ करना पड़ेगा। मंगलू मन ही मन बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गोलू आ गया, जो कि उस गांव का चोर था और जेल से कुछ ही दिन पहले छूटकर वापस आया था। अरे गोले भाई, तुम जेल से कब छूटे और यहाँ इस बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं अभी पिछले हफ्ते ही छूटा हूँ। अब से चोरी करना मैं बंद कर दूंगा और एक आम जिंदगी जीऊंगा। आम जिंदगी में बहुत चोचले हैं गोलू भाई। बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मंगलू गोलू को अपनी सारी परेशानी बताता है। तब गोलू उससे कहता है, अरे इतनी सी बात है, जाकर उसके समोसे में जमाल गोटा यानी पेट खराब करने की दवा मिला देता हूँ। और क्या, पूरा गांव जब उसके समोसे खाकर खेत की तरफ भागेगा तब मजा आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो तरकीब बता दी, बाकी अब सब कुछ तुम पर है। गोलू की बात सच है। मैं उसके समोसे में दवाई मिलाकर उसकी पूरी दुकान चौपट कर दूंगा। मंगलू अपने घर पर पूरी रात उसी ख्याल में डूबा रहता है और गोलू को कुछ रुपए देकर प्रणीत के समोसे की दुकान में दवाई मिलाने के लिए कहता है। आज के दारू का इंतजाम तो हो गया, उसके समोसे में दवाई डाल दूंगा और शाम को मस्त टिकाकर सो जाऊंगा। ये होती है जिंदगी, ऐसे जिंदगी, मजा आएगा। गोलू प्रणीत के समोसे की दुकान पर जाकर दवाई डाल देता है। उस दिन समोसे बहुत बिकते हैं। लोग दूर दूर से आकर दवाई मिला हुआ समोसा लेकर जाते हैं। देखा माँ, आज हमारे समोसे बहुत बिके। भगवान करे ऐसा ही कारोबार हमारा चलता रहे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि कुछ लोग अपना पेट दबाते हुए उनके यहाँ पर आ गए। ये तुमने समोसे में क्या मिला दिया? मेरे घर का पूरा पानी खत्म हो गया। खेत के घास से काम चलाना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारे समोसे बहुत बेकार हैं। मेरा पूरा खानदान बाथरूम का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। क्या मिलाया था तुमने समोसों में? मैं तो पहले से ही पतला हूँ, पूरा दिन जुलाब कर करके और पतला हो गया हूँ। दवाई वाले समोसे खाकर पूरे गांव को जुलाब हो गया था और यही सब वजह से प्रणीत के समोसे की दुकान चलनी बंद हो गई। आज के बाद तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आएगा, सब मिठाई खाएंगे, समोसा कोई नहीं खाएगा। प्रणीत की दुकान न चलने की वजह से मंगलू के मिठाई की दुकान खूब चलने लगी। इस बात से प्रणीत परेशान होकर मुन्ना की चाय की दुकान पर जाता है। क्या बताऊं मुन्ना काका, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बेटा, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार।
मुन्ना काका के मुंह से मामूली जिंदगी और बड़े ख्याल सुनकर प्रणीत अपने अब्बू को बुलाता है। पिताजी, यहाँ आइए। मेरे पास हमारी दुकान बचाने के लिए एक तरकीब है। क्या तरकीब है? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्यों ना हम अब खिचड़ी का कारोबार करें? इससे जो लोगों का पेट खराब है वो भी ठीक हो जाएगा, उन्हें हल्का खाना खाने को मिलेगा और हमारा जो कारोबार बिगड़ चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। वाह बेटा वाह, तुमने क्या तरकीब निकाली है। हम ऐसा ही करेंगे। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? हम कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। अरे मुन्ना भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। आप जरूर हमारे साथ हमारी कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर आ सकते हैं। केतन, मुन्ना और प्रणीत उसी दिन अपनी कुल्हड़ की खिचड़ी की दुकान खोलते हैं। केतन खिचड़ी बनाकर प्रणीत को देता है। प्रणीत उन्हें कुल्हड़ में डालकर लोगों को बेचने लगता है। आओ आओ, कुल्हड़ खिचड़ी खाओ। जिसका भी पेट खराब हुआ है यहाँ आओ और ये खा कर जाओ। पहले दिन मुफ्त इलाज। हाँ बेटा, तुमने पहले दिन मुफ्त करके बहुत अच्छा किया। अगर आज कोई ठीक हो गया तो कल से हमारी खरीदारी भी बढ़ जाएगी। पहले दिन ही कुल्हड़ खिचड़ी बहुत बिकी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग आए। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि कुल्हड़ खिचड़ी खाने की वजह से उनका पेट साफ हो जाएगा, वो प्रणीत की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर जाने लगे। मुझे मेरे पूरे खानदान के लिए कुल्हड़ खिचड़ी देना और इस बार थोड़ा ज्यादा देना। देखते ही देखते प्रणीत, मुन्ना और केतन की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बेहद चलने लगी। दोनों बाप बेटे और मुन्ना कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे भी कुल्हड़ खिचड़ी का हिस्सा बनाया। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत थी तब आप हमारे साथ खड़े थे। ये सब देखकर गोलू और मंगलू सर पीटने लगे। गोलू को चोरी के इल्जाम में पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और मंगलू अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान फिर से चलाने लगा, जो कि बिल्कुल नहीं चलती थी। आज भी मालती के घर पर अनाज का एक दाना नहीं था। मालती बहुत बुजुर्ग थी, वो अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। कभी किसी ने दे दिया तो वो खाना खा लेती थी, वरना वो भूखे पेट ही सोती थी। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया। मुझे किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लेकर आई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, मगर जैसे ही सामान रखकर वो लौटती है तो वो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे हैरानी होती है कि आखिर वो बच्ची अचानक गायब कहाँ हो गई। फिर वो घर के अंदर आती है और खाना बनाना शुरू करती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो खिचड़ी बनाती है। वो खाती है, उसका पेट भर जाता है, मगर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उस बर्तन में और खिचड़ी आ जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढककर रख देती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो उस बर्तन को देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से भरा हुआ था। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से
खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे वो खाना खिलाती है। बुजुर्ग मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत ही हैरान होता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर में आने से पहले ही उसके घर में खिड़की से सहारे घुसकर छुपकर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। ऊपर वाले के रहम से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आती है। इस बुढ़िया की जिंदगी अब कितने दिनों की बची है। ये करिश्माई मटके की करिश्माई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी अपने परिवार के पेट पालने की फिक्र नहीं रहेगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश जहां छुपा था वहां से बाहर निकलकर वो मटका उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब मालती उठती है तो देखकर हैरान हो जाती है। जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, ना जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश अपने घर पर मटका ले जाकर उसमें देखता है, उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है और जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है मगर उसे उठा नहीं पाता वो। अरे ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तो अजीब सी बात है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, मगर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया है? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है मगर वो निकाल नहीं पाता है। आखिर में उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस मटके को जोर से पटक देता है। जमीन पर गिरते ही वो मटका टूट जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंचती है। अरे सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली वो छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। उसके शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान होते हैं। मालती उसे देखती है तो उसके पास चली जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? वो बच्ची सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा पड़ा है। मालती सारा वाकया समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही उस बच्ची को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और इस बच्ची का आपस में रिश्ता है। वो उस मटके को जोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर मटके को जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि उस बच्ची के जख्म ठीक होने लगते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आप कौन है माता? आप कोई मामूली बच्ची तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का अवतार हूँ।
मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर रहम करती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ख्याल रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुनती हैं और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहां पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान पड़ा रहता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बनाती है, वो खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जिंदगी भर भूखों को खाना खिलाती रहती है। सुरेश ने उस मटके को गद्दारी से चुरा लिया था, इसीलिए उसके साथ भी धोखा हुआ। सुरेश को भी इस बात का अफसोस होता है। उसके बाद वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तब वो मटका वो सुरेश को दे देती है और अपनी आखिरी सांसें लेती हैं। सुरेश भी हमेशा उस मटके से लोगों की भलाई करता है।